परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वे लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बेटा इस बार तो तैयारी इतने जमकर के करनी है, इतने खामोशी से तैयारी करनी है कि सफलता शोर मचाए, हमें शोर नहीं मचाना है साल भर। मेरे प्यारे अर्जुन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस बैच में, अर्जुन बैच के अंदर द्रोण स्कूल पे। तो मैं हमेशा आपका वेलकम, आपका स्वागत करते ही रहता हूँ। आपके जो पिछले भाई बहन थे, मतलब पिछले बैच में जिन्होंने तैयारी की, आपके भाई बहन, बड़े भैया, दीदी लोग, उन्होंने बहुत ही अच्छे से साल भर प्रिपरेशन की। इसी अर्जुन बैच में बहुत ही अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर की, अंतिम समय में बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, और अभी वो इस कगार पे हैं कि वो लोग अभी रिजल्ट अपना देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारा आने वाला है इस बार। ये बहुत खुशी की बात है कि हमने अच्छे से तैयारी की और एक अच्छा आउटकम हम लोग लेके आ रहे हैं इस बार। हमने पहले ये बैच स्टार्ट किया, जल्दी इसे स्टार्ट किया ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो पाए, और हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी फिनिश भी तो करना है ना। तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही एक मजबूत आधार देने के लिए हमने ये बैच बहुत जल्द शुरुआत की, इस बैच की शुरुआत, ताकि हम लोग बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट कवर करते करते उस एडवांस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर जाकर के आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। देखो, कोई भी इमारत बनती है, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग जो बनती है, बड़ा सा बड़ा घर बनता है, पुल बनता है, तो उसकी शुरुआत एक नींव से, एक मजबूत नींव से होती है। एक एक ईंट धीरे धीरे रखते 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 एक पूरा मकान बन जाता है, एक बिल्डिंग बन जाती है ना। तो उसी तरह से हमें एक एक ईंट, नींव मजबूत करके एक एक ईंट धीरे धीरे रखते रखते स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, और लास्ट में हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जब हम एग्जाम दे रहे होंगे, और इस एग्जाम को हमें क्रैक करना है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ इस बैच की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस बैच को। बेटा ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको इस बैच से तैयारी करनी है, और एक एग्जाम का ओवरव्यू अपन देखेंगे कि ये जो एग्जाम है ना, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम, ये आखिर वास्तव में है क्या, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि हर एक एग्जाम का, देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एक आपके साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है कि नहीं, आप अकेले तो दे नहीं रहे हो, तो आपको उन बच्चों के साथ कंपटीशन करना है, पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्या कंपटीशन का लेवल है, कितने लेवल तक की हम लोग तैयारी कर लें ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए, तैयारी कैसे करें हम लोग, इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसीलिए तुरंत हम लोग जंप नहीं करेंगे सिलेबस पे, धैर्य रखो, थोड़ा धीरे धीरे आराम से चलेंगे, टाइम बहुत है अपने पास। तो अपन आज इसी की चर्चा करेंगे। मैं गार्जियन से भी अनुरोध करता हूं, जो पेरेंट्स हैं, कि वो साथ में इस वीडियो को देखें। बच्चे, अगर आप अकेले इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी, यानी कि अपने पापा को या मम्मी को भी बुला लेना, ताकि वो थोड़ा सा आपको समझा सके, और कैसे इस बैच को लेकर के प्रिपरेशन करना है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। अगर आप गार्जियन या पेरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। बैच के बारे में हमने आपको बता ही रखा है, चूंकि आपने बैच में एनरोल कर लिया, या फिर अगर शायद ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो लाइव जाए, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप भी इस बैच को देख सकते हैं, मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसके बाद भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्जुन बैच ये हमने स्टार्ट किया है क्लास 6 के लिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की पढ़ाई हम लोग करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इस एग्जाम का पैटर्न हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आता है, लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि भाई हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हो भाई, तो उसमें क्या हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे को अटेम्प्ट करना रहेगा, या फिर केवल हिंदी करना रहेगा, या फिर केवल इंग्लिश करना रहेगा। तो कई सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डाउट सारे के सारे हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। कैसे तैयारी करना है उस बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं कि भाई आज का एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि आज हम लोग एग्जाम का ओवरव्यू देखेंगे, बच्चों को क्या क्या कॉपियां वगैरह बनानी है, तैयारी कैसे करनी है वो देखेंगे, बुक्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं होगी, ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे, है ना। इसके अलावा स्कूल के साथ टाइमिंग को कैसे मैच करें, कब पढ़ें, और ये वीडियो जो अपलोड होंगे उनका शेड्यूल क्या होगा, इस बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डीपीपीस कैसे सॉल्व करना है, डाउट का रिजोल्यूशन कैसे होगा, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे आपको बताओ करना है बिहेवियर, क्योंकि स्पैमर्स को तो हम हटा देने वाले हैं ना, सिंसियर बच्चे वही पढ़ेंगे जो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए तैयार है नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है, तैयारी करने के लिए तैयार है ना, कमर कस लिए उन्होंने अगले एग्जाम के लिए। तो इस बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इस एग्जाम को समझते हैं। ये जो आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, JNVST, इसको शॉर्टकट में अपन बोलते हैं JNVST, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। क्या बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट।
ठीक है, यानी कि आपका वो टेस्ट जिसके थ्रू आप नवोदय विद्यालय में जाने वाले हो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JNVST, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, कौन इसको देता है एग्जाम? आप सभी को, अगर आपने बैच लिया है तो आपको तो पता ही होगा, फिर भी दो चार थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे अभी 5th क्लास में हैं, मतलब अभी फिलहाल 5th क्लास में गए हैं, है ना, वो इसका फॉर्म भरेंगे, और जब वो 5th क्लास में फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे तो पास होने के बाद ये सारे के सारे बच्चे नवोदय में जाएंगे, इनका 6th क्लास में एडमिशन होगा। ठीक है, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे और पास होने के बाद इनका नवोदय में जो एडमिशन होगा ना, वो 6th क्लास में एडमिशन होगा। ऐसा है कि नहीं है कि 5th क्लास में फॉर्म भरा, एग्जाम दिया तो 5th क्लास में एडमिशन हो, ऐसा नहीं है, 6th क्लास में एडमिशन होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम लोग JNVST 6th की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 6th क्लास की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वैसे नवोदय में मैं आपको बताऊं कि 6th क्लास के अलावा आपका एडमिशन होता है 9th में भी होता है और 11th में भी एडमिशन होता है। तो फिलहाल अपन 6th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 11th में जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है, एंड जो 9th क्लास में एडमिशन होता है उसके लिए बेटा अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, फिलहाल अपने को तो इससे मतलब है ना 6th क्लास वाले से, तो इस पे बात करेंगे कि 6th क्लास वाला जो अपना एग्जाम होता है। देखो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, उस गलतियों को भी हम लोग थोड़ा सा पॉइंट आउट करके उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये बात करते हैं कि इस एग्जाम की डिटेलिंग क्या है और एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरव्यू के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, क्या है ना कि जब आप 5th क्लास पास कर लोगे, एग्जाम दोगे तो 6th क्लास में जाओगे। इसका फॉर्म वगैरह जो निकलता है ना, वो लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास निकलता है। तो आपको सितंबर अक्टूबर में इसका फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। आई एम हियर, हमेशा YouTube से आपको अपडेट मिलता ही रहता है। द्रोण स्कूल हम लोग जेन्युइन अपडेट देते हैं, फालतू में कोई फेक न्यूज़ फैलाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे छुटमुटिया चैनल पड़े रहते हैं जो लोग क्या करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। लो भाई, फॉर्म आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, बिल्कुल उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आराम से आप भरोसा रखो, हमारे ऊपर भरोसा रखो। आपने फॉलो किया ना चैनल को, आपको हर एक जानकारी जेन्युइन मिलेगी, सटीक मिलेगी। जब भी नवोदय से विद्यालय, नवोदय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता करने की कोई भी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। जब भी फॉर्म वगैरह आएगा हम आपको बता देंगे कि भाई फॉर्म आ गया है बच्चे, आप सभी आप भर लो फॉर्म। ठीक है, तो ये तो रही बात। सीट वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो उस पर वीडियो हमने बना रखी है, ज्यादा फालतू का लंबा इंट्रोडक्शन होगा। तो सीट्स वगैरह आपको पता है, रिजर्वेशन कैसे होती है, फी वगैरह क्या है, ये आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो हमने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया हुआ है। जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चूंकि पहला लेक्चर है तो हमारा यूट्यूब पे भी लाइव होगा, वो जान ले कि हमने इन बच्चों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, और जिस टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा कि 100 बच्चे, एक एक ग्रुप में 100 बच्चों का बैच होगा। बैच 1, बैच 2, बैच 3, इस तरह से कर करके जितने भी बच्चे होंगे तो 100 का बैच होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, है ना। पढ़ाई के दौरान कोई डाउट आता है, ऐप नहीं खुल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, टेक्निकल इशू से बहुत कम आता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में ये बच्चे हमारे तरफ से हमेशा हमारी निगरानी में रहेंगे, और ये बच्चे जो है हमसे लगातार कांटेक्ट करते रहेंगे, जिससे इनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगी। कोई भी डाउट आता है इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके, मतलब हम ज्वाइन करेंगे आपको, उसमें हम आपको डालेंगे, है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे इस कोर्स में एनरोल हैं, शायद अभी तक उनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं हुई होगी तो जल्दी से 1-2 दिन में आपका हो जाएगा। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको देते हुए चलेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, निश्चिंत रहना इस चीज को लेकर के। क्लियर है बात? ठीक। तो ये हमने देखा कि भाई एग्जाम जो आपको देना है उसका फुल फॉर्म ये है, और हमें सितंबर अक्टूबर के आसपास फॉर्म आता है, जो भरना है फॉर्म और एग्जाम देना है। देखो, पिछली बार जो एग्जाम हुआ बेटा, वो हुआ अपना जो 2022 का एग्जाम हुआ, वो हुआ 2022 का जो एग्जाम हुआ, दैट वाज कंडक्टेड ऑन 30th of April। अब ऐसा क्यों हुआ था? देखो, जनरली जो एग्जाम होता है ना, वो जनवरी के सेकेंड वीक में या फिर फरवरी में हो जाता है, मतलब जनवरी में ही आप मान के चलो कि एग्जाम हो जाता है। लेकिन आप तो जानते ही हो, कोरोना सर पे आके बैठ गया था, है ना। तो कोरोना के चलते एग्जाम 30 अप्रैल को हुआ। लेकिन इस बार जो संभावित अपना डेट है ना, जो अनुमानित डेट है, वो जनवरी के आप मान के चलो सेकेंड वीक में ही होगा, दूसरे सप्ताह में होगा। तो 10-12 जनवरी के आसपास ऐसा कुछ आपका एग्जाम होने वाला है इस बार 2023 का। तो आपके पास समय नहीं है बेटा, अभी बहुत ज्यादा समय। अगर आप ये मान के चलो कि भाई हमारे पास तो साल भर का समय है, तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल का समय तो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपसे वादा किया है ना कि इस कोर्स को मैं क्या करूंगा, 6 महीने में, 6 मंथ्स में, मैं तो मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं बेटा, 6 महीने मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं।
6 महीने से पहले इस कोर्स को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस जैसा हमने पिछली बार किया है वैसा ही रिवीजन टाइम प्रैक्टिस चलाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, तो कोई चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिन बच्चों ने अभी बैच ज्वाइन कर लिया है, कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उनके लिए तो ठीक है, एक रेलगाड़ी उनकी पटरी पे आगे धीरे धीरे चलती जाएगी, लेकिन अभी कुछ बच्चे बाद में भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम होगी क्या ऐसा बीच में ज्वाइन करने में, उसके बारे में भी अभी थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है, मतलब हम लोग आपको ज्वाइन उसमें करा देंगे ताकि आपके डाउट्स का रिजोल्यूशन हो पाए। एग्जाम के बारे में थोड़ा समझते हैं, ये जो एग्जाम का पैटर्न है ना उसके बारे में बेटा थोड़ा समझते हैं, देखना। तो अपना जो एग्जाम का पैटर्न है, देखो ये एग्जाम टोटल होता है 100 नंबर का, या फिर क्वेश्चन से मैं लेके चलूं तो टोटल इसमें होते हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है बेटा, टोटल होते हैं 80 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो होता है दैट इज इक्वल टू वेटेज, एक क्वेश्चन का होता है वो होता है 1.25 मार्क्स का, यानी कि कुल मिलाकर के 100 नंबर का, 100 अंक का जो है ये पूरी की पूरी परीक्षा 100 नंबर की होती है, ठीक है बेटा। अब इन 80 क्वेश्चंस में से क्या होता है ना कि 20 क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं मैथ्स के, है ना। 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके होते हैं मेंटल एबिलिटी के, MA लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, और आपके होते हैं 40 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन ये आपके लैंग्वेज के, अरे भाई मास्टर कहाँ ध्यान है, 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के यानी कि भाषा के। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भाषा आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश मीडियम से हो तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता से बेटा 40 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है मैट्रिक्स, क्वेश्चन का मैट्रिक्स कि किस किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन ये हमारे आते हैं। अब हमने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, इसका मतलब क्या हुआ मास्टर कि 20 क्वेश्चन 25 नंबर का अपना मैथमेटिक्स हो गया, 20 क्वेश्चन 25 नंबर का अपना लैंग्वेज हो गया, और 40 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर का 50 मार्क्स का अपना मेंटल एबिलिटी हो गया। सो इफ आई एड ऑल दिस नंबर्स टुगेदर आई विल गेट कितना 100, है ना बेटा, यानी कि 100 नंबर का ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आ रही है बात समझ में, 100 नंबर का ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो अब हाँ, अब थोड़ा ये बात करते हैं कि भाई 100 नंबर का तो होने वाला है, हमें यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि मेंटल एबिलिटी का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, 50 नंबर का है। तो गुरुजी क्या हमको मेंटल एबिलिटी ज्यादा पढ़ना है, मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ना है? चूंकि मैथ्स का डर तो भैया हमारा बहुत पहले से है, बहुत पुराना है, तो क्या हम लोग मैथ्स पढ़ें या मेंटल एबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दें या फिर लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दें? इसकी थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, मेंटल एबिलिटी जो है वो दिख तो ज्यादा रहा है, दिख तो रहा है भाई 50 नंबर का है, लेकिन सबसे आसान पार्ट होता है ये मेंटल एबिलिटी, सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। देखो कैसे मैं बताता हूं आपको। मेंटल एबिलिटी में अगर मैं बात करूं, देखो बेटा बात ध्यान से सुनते जाना, कि अगर मैं मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता की बात करता हूं, इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता या फिर रीजनिंग बोल देते हैं इंग्लिश में से जनरली, है ना। तो मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता में आपके आएंगे कितने? 40 क्वेश्चन, है बेटा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में आपके आएंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 40 क्वेश्चंस में से कुल मिलाकर के 10-10 क्वेश्चन के 10 पार्ट होते हैं। कितने? 10-10 क्वेश्चन के 10 पार्ट, 10 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन के 10 पार्ट होते हैं, ठीक है। 4-4 क्वेश्चन के इसमें 4 क्वेश्चन एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, फिर 5वां पार्ट, फिर छठा पार्ट, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां और फिर 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं, इसमें 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 पार्ट होते हैं। हम लोग जब मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत आसान आसान से पार्ट होते हैं। बेटा जो 10 पार्ट होते हैं ना, इसमें से आप मान के चलो कि जो 6 पार्ट होते हैं, 6 या 7 पार्ट आप मान के चलो कि भाई साहब एकदम लल्लू वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि तुमने ना 1-2 बार ऐसे देखा कि हाँ इस तरह से करना है, उसके बाद अपने आप करते जाओगे। हाँ
इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो 7 पार्ट तो बहुत ही इजी हैं, बाकी 3 पार्ट थोड़े से कठिन है। मतलब 4 12 क्वेश्चन की मुझे प्रिपरेशन करनी है। बाकी क्वेश्चन तो अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे प्रैक्टिस करने से। मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन बस मैं आपको एक ओवरव्यू आज देना चाह रहा हूं कि भाई ये एग्जाम तो देने जा रहे हैं। अब ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो जिस जिस चीज से आप लड़ने जा रहे हो उसकी समझ तो होनी चाहिए, उसके ताकत और कमजोरियों का पता तो आपको होना चाहिए। आपके सामने जो दुश्मन खड़ा है, जब तक उसकी कमजोरियों को नहीं जानोगे उसको हराओगे कैसे? तो उसकी कमजोरियों को सबसे पहले अपन पता कर रहे हैं कि कहां कहां पे ये कमजोर पार्ट है, कहां कहां से इसको मार के गिराना है। ठीक है, तो हमें मेंटल एबिलिटी पे कम ध्यान देना है मैथ्स के मुकाबले और लैंग्वेज के भी मुकाबले। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि किसको आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है बेटा मैथ्स को। उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज यानी कि भाषा, चाहे आप यहां पे इंग्लिश लिख लो चाहे आप यहां पे हिंदी लिख लो, अगर आप हिंदी से है तो हिंदी लिख लो। ठीक है, इसके बाद हमें सबसे कम जो पढ़ना है वो रीजनिंग पढ़ना है, यानी कि मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, मानसिक योग्यता पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिर लैंग्वेज, फिर रीजनिंग। इसीलिए हमारी शुरुआत भी जो हो रही है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी अपनी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी से। ठीक है ना बेटा, मैथ से अपन शुरुआत कर रहे हैं, मैथ से, क्योंकि यही बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगता है। और वास्तव में मैं बताता हूं, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि जो मैथ्स है ना वो जान है एकदम, वो इस चीज की जान है, इस पूरे सिलेबस की। तो मैथ्स अगर आपके कमांड में आ गया, तो यार ये सब तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना बेटा, तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। इसीलिए अपन शुरुआत करेंगे मैथ से। अब देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या मैथ्स आप बेसिक से पढ़ाओगे, नंबर सिस्टम से पढ़ाओगे? बेटा एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा आपको। अब तीसरी क्लास में हो ना, चौथी क्लास में हो ना, पांचवी क्लास में हो ना, बहुत सारे बच्चे इसमें तीसरी थर्ड क्लास के भी इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। तो कुछ बच्चे थोड़े से आगे निकल चुके हैं, कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल निचले स्तर पे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन भी बच्चों का कल्याण हो जो एकदम निचले स्तर पे है, और उनकी भी स्किल्स जो है इंप्रूवमेंट हो जो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। आई विल कवर फ्रॉम वेरी बेसिक, मतलब मैं आपको हासिल के जोड़ घटाने से लेकर के आपको लंबे लंबे सवाल तक कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस के, साधारण ब्याज के, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के। तो जो भी सिलेबस का पार्ट है आई विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अभी थोड़ा सा बात, तो ये आपको समझ में आ गई बात कि सबसे ज्यादा हमें मैथ्स करना है, उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद हमें मॉडल पेपर्स, इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को लेकर के कैसे चलना है उस बारे में अभी थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमने एग्जाम का आपको ओवरव्यू दिया कि एग्जाम में क्या चीजें रहने वाली हैं, सिलेबस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो बेटा, वैसे तो अगर मैं आपको मैथ्स का सिलेबस दिखाऊं, देखो मैं अगर आपको मैथ्स का सिलेबस दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा है मैथ्स का सिलेबस, ये आप देखो, है ना, ये मैथ्स का सिलेबस। आप ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बारे में भी बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या नोट्स कलेक्टर हो जाते हैं, मतलब नोट्स बहुत सारे बनाते हैं, खूब सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे बढ़िया से, एकदम ऐसा नोट्स लिखेंगे, उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करते 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 सभी उनका हाईलाइट ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता भाई इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। तो नोट्स हमें बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है, बहुत सारे बच्चे लिखने लगे होंगे, नहीं बेटा लिखना नहीं है, सारी चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉपीज आपको बनानी है, तो धैर्य रखो थोड़ा, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये आप देखो मैथ्स का ये अपना सिलेबस आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपके है। अब मैं आपको बताऊं कि इस मैथ्स के सिलेबस के इतर भी कुछ चीजें आपसे पूछी गई थी इस एग्जाम की। अगर मैं बात करूं जो पिछली बार हुआ है, या फिर मैं बात करूं जो 2021 में हुआ है, 2021 में पाइथागोरस थ्योरम पूछ लिया गया था, और 2022 वाले में बोर्ड मार्क्स से कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, आप सभी को, जैसे देखो इसमें एक चीज नहीं है, इसमें एकी के नियम नहीं है, रेशियो नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं भाई ये मास्टर यार पढ़ा रहे हो, इसमें तो है ही नहीं। देखो बेटा उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आपको कोई चीज पढ़ना है, मान लो परसेंटेज पढ़ना है, तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना, जोड़ घटाना गुणा भाग तो बेसिक चीज है। तो उसी तरह से हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने के लिए बेटा रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ऐकिक नियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि यूनिटरी मेथड की, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि जो जो चीज
की रिक्वायरमेंट है सब मैं पढ़ाऊंगा, सिलेबस में हो ना हो। तो सिलेबस की आपकी चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं कि सर जी ये नहीं पढ़ाया, ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया। तो उसकी चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो कि हमने इतने साल से आप सभी को पढ़ाया है और मुझे पता है कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो मैं वो हर चीज कवर करूंगा, वो हर चीज पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा सिलेबस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप इंग्लिश में भी सिलेबस आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहा। बाकी एक चीज और मैं बताऊं आपको, अगर आप उसमें देखोगे पैसेज में यानी कि लैंग्वेज वाले में देखोगे, तो लैंग्वेज वालों में उन्होंने सीधा कहा है भाई कि आपकी जो टेस्टिंग होगी वो इस बारे में होगी कि आप पैसेज को पढ़ करके समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि हम ग्रामर भी देंगे, हम व्याकरण भी देंगे, लेकिन इस बार के उसमें आ गया था, इस बार के टेस्ट में आ गया था। तो इसीलिए हम इन चीजों को कवर करते हुए इस बार ग्रामर का भी पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, इस बार हम लोग ग्रामर यानी कि व्याकरण का भी पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिलेबस के बारे में। ठीक है, एक सवाल और आता है बच्चों के मन में। एक चीज मैंने बार बार कई बार आपसे डिस्कस किया हुआ है कि आपको हर सेक्शन में पास होना नेसेसरी है। ठीक है, तो पासिंग इन ईच सेक्शन इज नेसेसरी। बेटा नेसेसरी है। ठीक है, मैंने बोला आपको कि सभी सेक्शन में पास होना जरूरी है। ठीक है, सभी सेक्शन में। क्या मतलब हुआ इसका? आपको हमने बताया कि 3 पार्ट होता है ना, 3 पार्ट होता है। अब देखो कि मान के चलो ना, रीजनिंग का 50 नंबर का होता है और ये लैंग्वेज का 25 नंबर का होता है। मान लो आपने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर लिया, ये लैंग्वेज का भी आपने सारा क्वेश्चन एग्जाम में कर लिया, टोटल कितने नंबर आए आपके? 75। अभी मान लो कि आप ना एक लड़की हो और आप एक एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हो और गांव से बिलोंग करती हो। मतलब क्या कि कट ऑफ आपका बहुत कम जाने वाला है और ये चांसेस हैं कि 75 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाना है ना, 75 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन आपका सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आपने मैथ से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं या फिर आप मैथ में पास नहीं हुए हो। तो आप कितने भी नंबर ला लो, चाहे आप इतने नंबर ला लो कि जितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे भले ज्यादा ही नंबर ला लो, लेकिन अगर अलग अलग सेक्शंस में आप पास नहीं होगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें तीनों सेक्शंस पे ध्यान देना है बेटा, तीनों सेक्शन पे ध्यान देना है। एक क्वेरी और बच्चों की आती है कि सर जी क्या नेगेटिव मार्किंग होती है क्या इस एग्जाम में? नेगेटिव मार्किंग किसको बोलते हैं? ऋणात्मक मार्किंग, है ना। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं? नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि मान लो कि मेरे पास 4 क्वेश्चन है एग्जाम में, चारों क्वेश्चन का 1-1 नंबर है। मैंने 3 क्वेश्चन सही किया तो मुझे 3 नंबर मिले, मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका मुझे कोई भी जुर्माना नहीं भरना है। मतलब जब जो एक क्वेश्चन गलत किया उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं लगने वाली है मेरे ऊपर, उसका कोई मुझे नुकसान ऐसा एज सच नहीं होगा अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग रहता तो क्या होता? तो ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन आपके पास हैं, आपने 3 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 3 क्वेश्चन जो सही किया उसका 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो 1 क्वेश्चन गलत किया ना उसका आधा नंबर अलग से काट लेगा। मतलब 3 में से आधा और हटा दो तो 2.5 नंबर आपको मिले, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा जी। आपको बेटा एक चीज करना है, नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो थोड़ी नोट्स के बारे में, पहले आपको कॉपीज कितनी बनानी है, नोटबुक कितनी बनानी है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को बेटा, अगर आप गार्जियन देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे जरूर बना ले। ठीक है, नोटबुक कितनी बनानी है वो मैं आपको बताता हूं तीनों सेक्शन के लिए। ठीक है, एक तो पहला तो अपना मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन होगा, यानी कि मानसिक योग्यता वाला सेक्शन। दूसरा अपना मैथ्स होगा, यानी कि गणित होगा, मैथ्स। और तीसरा अपना लैंग्वेज होगा, चाहे हिंदी या फिर आपका इंग्लिश। तो आपका तीसरा सेक्शन ये होगा। अब इसमें नोटबुक बनानी कैसे है, देखो ध्यान से सुनना। मेंटल एबिलिटी में जो मैं पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक बनानी है। कितनी? 1 नोटबुक ओनली। मेंटल एबिलिटी बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक बनानी है, जिसमें क्या होगा, जो हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हम लोग एक एक लेक्चर खत्म होने के बाद, जैसे मैथ्स में कोई लेक्चर आज खत्म हुआ, आपको डीपीपी मिल जाएगी,
तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना, मैथ्स में आपको क्या करना है, सॉरी मेंटल एबिलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, जो आपको डीपीपी मिलेगी। ठीक है, गणित में देखो, गणित सबसे इंपॉर्टेंट है, तो गणित में हम लोग टोटल मिला करके एक तो हम लोग डीपीपी की नोटबुक बनाएंगे, एक नोटबुक डीपीपी के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, एक नोटबुक अपन बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और एक पतली सी नोटबुक हम लोग बनाएंगे फॉर्मूले की, फॉर्मूले की। ठीक है, फॉर्मूले एंड नोट्स, फॉर्मूला प्लस नोट्स, प्लस नोट्स। अब बहुत सारे बच्चे चिल्ला पड़े, अरे मास्टर आपने कहा था कि आप नोट्स दे दोगे, हमें लिखना पड़ेगा क्या नोट्स? देखो बेटा, मैं प्रिंटेड नोट्स आपको दे दूंगा, मतलब पीडीएफ में नोट्स आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको जो नोट्स लिखने ना, जो आपको नोट्स मिलेगा उसको देख करके आपको स्वयं, आपको खुद अपने कॉपी में फॉर्मूले और नोट्स लिखने हैं, इसके बिना तैयारी नहीं करनी है, आपको नोट्स लिखना है। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, देखो कंपटीशन है, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो आपको नोट्स खुद के हाथ से लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको आज एक लेक्चर पढ़ाया, एक डीपीपी की शीट आपको मिल गई, तो आपको क्या करना है, इस डीपीपी जो आपको डीपीपी का पीडीएफ मिला, उसका आपको इस डीपीपी की कॉपी में लिखना है। मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आज मैंने दिए आपको डीपीपी में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, होमवर्क मान लो। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको डीपीपी नंबर 1 डाल के लिखना है। ठीक है बेटा, आपको डीपीपी नंबर 1 डाल के ये 10 के 10 क्वेश्चन लिखने हैं। अच्छा, अब मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे हिसाब से कठिन लग रहा है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा और एफर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप लोग उसको क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिखोगे। और कभी कभार ना मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको कहूंगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, तो आप लोग उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? एक नोटबुक मेंटल एबिलिटी के लिए, मैथ्स के लिए आपको 3 नोटबुक बनानी है, डीपीपी का 10 क्वेश्चन, डीपीपी में जो हम क्वेश्चन देंगे वो आपको लिखना है और सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन लिखा, सॉल्व किया अपने हाथ से। ठीक है, क्वेश्चन लिखा और सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। फॉर्मूले और नोट्स में जो मैं आपको फॉर्मूले और नोट्स दूंगा उसको आपको करना है। ठीक है, लास्ट में मैं एक और कॉपी आपसे बनवाऊंगा, आरटीपी की कॉपी, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की कॉपी, लेकिन इसे बेटा अभी नहीं बनानी है आपको। ठीक है ना, ये कॉपी आपको अभी नहीं बनानी है, ये लास्ट टाइम पे आपको मैं बनवाऊंगा जब हमारा फाइनल रिवीजन होगा। ठीक है बेटा, चलो अभी देखो, लैंग्वेज या हिंदी, मतलब हिंदी या इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी की कॉपी बनाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की, कोई कॉपी तो वही रहेगी, लिखना उसमें हिंदी इंग्लिश का है। इसमें आपको 2 कॉपीज बनानी है। पहला हमारा जो होगा प्रैक्टिस आर्टिकल, जो हमारा पहला होगा बेटा वो होगा हमारा प्रैक्टिस आर्टिकल की कॉपी। मतलब हम लोग आपको आर्टिकल्स यानी कि पैसेजेस यानी कि जो अपठित गद्यांश है वो प्रोवाइड करेंगे, तो उसका आंसर आपको, जैसे पैसेज नंबर 1 उसका आंसर आपने लिखा, पैसेज नंबर 2 उसका आंसर आपने लिखा, तो पैसेज न लिख करके सिर्फ उसका आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस आर्टिकल्स की एक कॉपी हमें बनानी है व्याकरण की, मतलब एक कॉपी हमें किसकी बनानी है, व्याकरण बेटा, यानी कि ग्रामर की एक कॉपी हमें बनानी है। ठीक है, जिसमें हम लोग ग्रामर लिखेंगे। तो अभी फिलहाल शुरुआत हम लोग गणित से कर रहे हैं, और अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये जरूरत है कि मेंटल एबिलिटी को भी साथ में लेकर चलें, तो मेंटल एबिलिटी को भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, बीच में अगर लगा तो मेंटल एबिलिटी स्टार्ट कर देंगे साथ में, ताकि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना बेटा, या फिर ऐसा कर देंगे कि एक हफ्ता हम लोग मैथ्स का चलाते हैं, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम लोग मेंटल एबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे साथ में। तो फिलहाल अभी आपको देखो 1 2 3 कॉपी तो ये बना ही लेनी है, ये चौथी कॉपी लास्ट में बनाना है। ठीक है, और एक काम करना है आप अभी के लिए ना, अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एक मेंटल एबिलिटी की, एक मैथ्स के डीपीपी की, एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मैथ्स का फॉर्मूला, तो 4, और ये आप मान के चलो 4 और 2 6 क्वेश्चन। ठीक है, 4 2 6 क्वेश्चन, तो 4 2 6 कॉपी, 6 कॉपीज आपको बना लेनी है। ठीक है बेटा, 6 कॉपियां आपको अभी बना लेनी है। क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है, चलो भाई
जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो जरूर से कमेंट करना, आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग लेते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि सर बुक्स की जरूरत पड़ेगी हमें कि नहीं पड़ेगी। तो देखो बेटा, मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि जितना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना, दैट विल बी इनफ, और वो ज्यादा ही कहीं हो जाएगा आपको, आपके लिए। आप स्कूल के साथ उसको भी मैनेज आपको करना है, पढ़ना है, देखना कि उतना इतना सफिशियंट वो रहेगा कि उसी से आपका एग्जाम निकलने वाला है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बुक, किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। जो भी पीडीएफ मटेरियल आपको मिलेगा, आपको मैंने ढंग से नोटबुक बनवाया है, तो उसमें आप लिखते हुए चलोगे, सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपको बुक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी बुक्स की जरूरत। फिर भी लास्ट में अगर आप बोलते हो कि गुरुजी एक आध बुक रिकमेंड कर दो, तो लास्ट के टाइम पे हम लोग एक आध बुक लगवा लेंगे, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी बुक की जरूरत आपको नहीं है। कुछ और डाउट्स मैंने आपके लिख के रखे हैं जो बहुत सारे बच्चों के आते हैं, तो वो मैं लेता हूं। वैसे ये एग्जाम वगैरह तो हमने देख ही लिया। हाँ, एक चीज और बेटा, देखो कुछ भी हो जाए लेकिन आपको ना टेस्ट नहीं छोड़ना है ना। अपना क्या होता है कि ना वीकली टेस्ट होगा, आपको तो पता ही है कि जो एक हफ्ते में पढ़ा हमने उसका टेस्ट हमारा होगा, ठीक है। तो किसी भी हाल में बेटा आपको टेस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस टेस्ट में आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आपका कौन सा चीज गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो उस हिसाब से हम भी आप पे और ध्यान देंगे, ठीक है। तो टेस्ट बेटा बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, वीकली टेस्ट आपका होगा, और इसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन, जैसे संडे को टेस्ट हुआ, हर संडे टेस्ट होगा, अगले दिन उसका डिस्कशन अपन यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट बिल्कुल आप सभी को छोड़ना नहीं है। और जो हमारा डाउट का सोल्यूशन है ना, जैसे टेलीग्राम में आपने कोई डाउट भेजा, तो वो हमारा सैटरडे को अपन करेंगे। सैटरडे को अपन डाउट का रिजोल्यूशन का क्लास रखेंगे, तो सैटरडे को वो चीजें हम लोग करने वाले हैं। बाकी छोटी मोटी डाउट्स ऐसे रहे तो टेलीग्राम पे ही लिख के दे देंगे, क्या बड़ी बात है, ठीक है। चलो जी, हाँ बेटा अभी थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। देखो एक हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल द्रोण स्कूल ऑफिशियल करके, तो उसको आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर लेना, द्रोण स्कूल अंडरस्कोर ऑफिशियल, ठीक है। तो कोई भी जानकारी अगर जैसे नवोदय का फॉर्म वगैरह आता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इस चीज को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन, जो नए बच्चे, देखो जो अभी बैच जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो तो कर लिया, जो नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स, जो बीच में बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो हमारा बैच चल रहा है और एक महीना दो महीना बीत गया, ठीक है, तो जो जो नए स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं उनके लिए क्या चीज प्रॉब्लमेटिक है और कैसे उन्हें तैयारी करनी है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देखो बेटा, हमने आपको बताया कि लेक्चर कैसे चलेगा, कि एक लेक्चर आज का हुआ, आज का आपको डीपीपी मिल गया, कल का लेक्चर हुआ आपको डीपीपी मिल गया, परसों का लेक्चर हुआ आपको डीपीपी मिल गया। तो आपने लेक्चर देखा, डीपीपी सॉल्व किया, लेक्चर देखा, डीपीपी सॉल्व किया, इस तरह से आपको करना है कि नहीं। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी बेटा इसी तरह से चलना है, मतलब बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज चलना है। पहला लेक्चर हमने कराया, पहला आपका डीपीपी आपने किया, ठीक है। दूसरा लेक्चर हमने कराया, दूसरा आपने डीपीपी किया। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे 2 महीना बीत गया है, अब जो अभी लेक्चर चल रहा है उसी से आप शुरुआत कर दो, नहीं बेटा। जब तक आप पिछले सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट ना कर लो, जब तक पूरा आप कर ना लो, तब तक आप जो करंटली पढ़ाया जा रहा है उस पर ना आओ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मान के चलो कि आप एक हफ्ते बाद ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, एक सप्ताह बाद मान लो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उस सप्ताह में बेटा 5 लेक्चर हमने दिए होंगे और 5 डीपीपी दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आपका टेस्ट हुआ होगा। तो आप एक काम करना, इन सबको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, ये पांचों के पांचों लेक्चर जितनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर होगा। पांचों के पांचों लेक्चर, पांचों के पांचों डीपीपी, और ये जो टेस्ट है, एक टेस्ट है, इसको भी आप दे लेना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये सारे जो पुराने बैकलॉग्स है ना उनको कंप्लीट कर लेना है, तभी जाकर के आगे बढ़ना है। ये नए बच्चों के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन कोई आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप थोड़े दिन बाद भी ज्वाइन करते हो और आप लगन के साथ, मेहनत के साथ लग जाते हो ना, तो कुछ ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो लेक्चर्स हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, इस वे में ये डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको हेल्प करेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प करें और आपको चलते हुए मंजिल तक पहुंचाएं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस आप सभी के ले लेते हैं, उसके बाद से फिर ये आज का चूंकि इंट्रोडक्शन हमारा लेक्चर था तो ज्यादा लंबा वैसे नहीं होना चाहिए। देखो बेटा,
रिवीजन, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर रिवीजन का बता दो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर ये बताओ कि हमें मॉडल पेपर कब सॉल्व करना है, मॉडल पेपर कब सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कब सॉल्व करने हैं, ठीक है, रिवीजन कब करना है। तो देखो बेटा, मॉडल पेपर का ऐसा है ना कि जैसे जब तक हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो मॉडल पेपर की बात ही नहीं बनती है। एक मिनट रुकना जरा। तो मॉडल पेपर का कोई मतलब ही नहीं है ना, जब तक हम लोग पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट ना करें तब तक मॉडल पेपर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर तो वो होता है जिसमें सभी का सिलेबस के सभी पार्ट होते हैं, एक एक चीज रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, मेंटल एबिलिटी और जितना सिलेबस है सब कुछ रहेगा। तो ये आपको करना है एकदम लास्ट में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज करते हुए चलेंगे, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन आपको रेगुलर करना है, बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ आपको रिवीजन करना है बेटा, बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हर एक वीक में आप रिवीजन जरूर कर लेना, एक सप्ताह में जितने भी आपने पढ़ाई की ना उस सभी का रिवीजन कर लेना। डेली बेसिस पे तो आपको करना ही करना है, जैसे कल जो पढ़ा आज रिवाइज कर लेना, आज जो पढ़ा कल रिवाइज कर लेना। लेकिन इसके अलावा डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, वीकली बेसिस पे भी आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना इस तैयारी के दौरान, देखो बेटा बहुत सारी गलतियां बच्चे ये करते हैं। पहली बात तो वो लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे या फिर इधर उधर भटकते रहते हैं कि क्या फॉर्म आ गया, या फिर नवोदय से रिलेटेड कोई और जानकारी, या फिर नवोदय की तैयारी कैसे करें। एक रास्ता आपने पकड़ लिया ना, मास्टर पे भरोसा रखो, मैं सारी चीजें सारी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। पेरेंट्स अगर ये बात ध्यान समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि अपने बच्चों को बिल्कुल यूट्यूब वगैरह के लिए अभी उनसे थोड़ा दूर रखिए, यूट्यूब वगैरह से, ठीक है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इन सभी चीजों का समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप भरोसा रखिए कि सारी जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है नवोदय से रिलेटेड वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। दूसरी गलती बच्चे करते हैं कि खूब सारा पाइलअप हो जाता है, मतलब ढेर का ढेर लगता चला जाता है, लेक्चर्स का, डीपीपीस का, रेगुलरिटी नहीं रहती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, डिसिप्लिन नहीं रहता है, तो आप सॉल्व नहीं, तो आपके पास क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं करने के लिए, रिविजन नहीं करते हो तो आपको लगता तो है कि आपने ये पढ़ लिया भाई, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, मान लो कि सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपको लगता है हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर जब सवाल लगाने जाओगे तो फंस गए, है ना। तो ये चीज होती है, रिवीजन आपको कंसिस्टेंटली बेटा डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करनी है। टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये सब गलती आपको नहीं करनी है, जो मैं बता रहा हूं ना आपको बेटा, ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिलेबस की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं हूं ना, सिलेबस की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए सिलेबस का छोड़ो और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा रख के आपको पढ़ते हुए चलो। तो ये 2-4 चीजें हैं जिसकी गलती आपको नहीं करनी है। बच्चे पूछते हैं कि सर OMR कब से भरना शुरू करें, तो OMR अभी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी भरने की जरूरत नहीं है। वो आपको कब भरना होगा, वो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले, ठीक है, 1 महीना ही मान लो, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ पहले से आपको स्टार्ट करना है OMR शीट भरना। OMR शीट आपको पता है ना, पता है ना OMR शीट, यार रुको, अगर मेरे पास हो तो मैं दिखाता हूं आपको, रुक जाओ। OMR शीट, रुक जाओ बेटा मैं जरा देख लूं, अभी तो वैसे खैर यहां मिल नहीं रहा है, रुक जाओ, मिल जाए तो बढ़िया रहेगा यार। देखो बेटा ये है हमारे पास OMR शीट। OMR शीट क्या होता है, ये एग्जाम जो है ना, एग्जाम आपका ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस में गोले भरने होंगे। जैसे पहला आंसर आपका सही है तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने आपको पहला गोला भरना, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का OMR शीट इसको बोलते हैं, ये एग्जाम में आपको मिलता है, जिसमें आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। तो अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम से 1 महीना पहले इस पे हमें काम करना है, इसको हमें भरना है, ठीक है। चलो, आपका जो पेपर होता है, अच्छा कुछ चीजें मैं भूल गया, क्या एग्जाम का पैटर्न आपको हमने बता ही दिया, हाँ ठीक है। आपका जो पेपर होता है ना वो 2 घंटे का होता है, तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज को ध्यान में रख करके बिल्कुल करना है कि ये जो पेपर 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग इसको, 2 घंटे का होता है मतलब 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में जाते जाते हमारी प्रैक्टिस इतनी जोरदार मजबूत हो जाती है ना कि हम लोग 1 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसा लगा? तो बढ़िया बेटा, कर लेंगे हम लोग, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम से आराम से चलेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल तैयारी करते हुए चलेंगे बेटा,
कुछ और आपके डाउट्स हैं तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, उसके बाद से इसको समाप्त करते हैं। काफ़ी ठीक ठाक लंबा हो गया, इंट्रोडक्शन वीडियो था ये। हाँ, एक लास्ट डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपके डाउट का रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो डाउट मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा कि जितने भी डाउट्स आपके आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपको बैच वाइज असाइन कर दिया जाएगा, तो आप जो है अपने डाउट्स उसमें पोस्ट करना। अगर छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वहीं लिख के आपको बता दिया जाएगा, थोड़े अच्छे डाउट्स हैं तो आपको सैटरडे को यूट्यूब में लाइव आकर के मैं बताऊंगा 7 बजे से, वो हमारे डाउट का सेशन चलेगा 7 PM पे, ठीक है। तो सैटरडे यानी कि शनिवार को आपके डाउट्स का रिजोल्यूशन किया जाएगा, डाउट का आपका निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। तो 7 बजे सैटरडे को हम लोग ये डाउट आपके सॉल्व करने वाले हैं, तो इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्कूल के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा आपका। देखो बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि कितना पढ़ें, मतलब कितने घंटे लगेंगे, डेली कितना, ठीक है, डेली कितना टाइम हम इसे दें। तो देखो बेटा, हमने इस चीज पिछले साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए, बच्चों का टाइम देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि डेली आपको एक एक लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और उन्हीं सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे कर करके हम लोग 6 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपका लेक्चर्स मान के चलो कि आप 1 घंटे का, लगभग ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं होगा। मान के चलो कभी कभी 40-45 मिनट का भी लेक्चर हो जाएगा, कभी कभी 1 घंटे का। अरे बहुत ही ज्यादा हो गया ना, तो मान लो यार 1 घंटा 20 मिनट हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 घंटे का मान के चलो कि मोटा मोटी अपना लेक्चर होगा, और आपको क्या करना है कि लेक्चर के बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना है। तो डीपीपी आपको सॉल्व करने में वही कुछ आपको 40 से 45 मिनट का समय लगेगा, है कि नहीं। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, डेली 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे 2.5 आवर्स आपको डेली देना है। अब ये आप कभी भी देख सकते हो अपने हिसाब से, जो वीडियोस होंगे शेड्यूल्ड वीडियोस होंगे, मतलब डेली सुबह अपलोड हो जाएंगे, और आपको क्या करना है, डेली जो वीडियो सुबह अपलोड होंगे उसके डीपीपीज जो आपको मिलेंगे वो आपको सॉल्व शाम तक कर लेना है, शाम तक सारा काम निपटा देना है सोने से पहले, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जरूरी चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बाकी अगर आपके कोई, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हमने आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है। अच्छा एक चीज और, जो हमने आपको मैथमेटिक्स और ये सब बताया ना कि किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हमने आपको बोला ना बेटा कि मैथमेटिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, फिर लैंग्वेज पे, फिर रीजनिंग पे, ठीक है। तो इनके तैयारी करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैथ्स का अलग तरीके से तैयारी करेंगे, लैंग्वेज का अलग, रीजनिंग का अलग। रीजनिंग में क्या है ना कि थियरी पार्ट बहुत ही कम है, जो हमारा थियरी पार्ट है ना बहुत कम है। 10 प्रकार के क्वेश्चन है, 10 मैं आपको बता दूंगा, तो मान के चलो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको समझ आ जाएगा कि रीजनिंग करना कैसे है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, यानी कि रीजनिंग में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है ना। और लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कहानियां वगैरह आपको डेली आपको पढ़नी है, डेली रीडिंग आपकी लगानी है, ठीक है। देखो लैंग्वेज तैयार करने का जो सबसे सही तरीका है बेटा, लैंग्वेज तैयार करने का जो आपका सबसे सही तरीका है ना, वो ये है कि जो आपके क्लास के नोटबुक्स, क्लास की किताबें हैं ना, जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हो तो कहानी की किताब होगी आपकी, इंग्लिश की किताब होगी, कुछ छोटी मोटी और किताबें घर में रखी होंगी, तो वो कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें आप पढ़ा करो, रीडिंग लगाया करो, उनको समझा करो, ठीक है ना। तो एक लंबा हमारा समय है, धीरे धीरे करते करते हमें चीजें समझ में आने लगेंगी, हमें वर्ड का मतलब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो और उसको समझते हुए चलो, कहीं से भी पढ़ो। इसकी जरूरत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नवोदय की किताब में से पढ़ो, कहीं से भी आप पैसेज पढ़ो, कहानियां पढ़ो, उसके आंसर्स, जैसे एनसीईआरटी किताब मान लो आप पढ़ रहे हो, उसमें कहानी दिया हुआ है, पीछे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका आंसर करने की कोशिश करो कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो पढ़ करके जब समझोगे डेली बेसिस पे, तो तुम्हारी एबिलिटी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी स्किल जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ जरूर से लैंग्वेज के लिए पढ़ना है। मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स का तो भाई मेरे ही भरोसे रहो, क्योंकि मैथमेटिक्स थियरी ज्यादा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, समझने की वाली चीज है, तो डेली बेसिस पे इसको हम लोग करते रहेंगे, डीपीपी सॉल्व करते रहोगे, हो जाएगा। तो मैथ्स में थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों है, रीजनिंग में केवल और केवल लगभग प्रैक्टिस है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी थियरी है। लैंग्वेज में आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, मतलब कुछ ना कुछ कहानियां वगैरह पढ़ते रहना, ताकि आपकी समझ बढ़े और पढ़ने की थोड़ी स्पीड बढ़े। तो ये हमारा तरीका होगा कि हम इन तीनों सेक्शंस को कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। बेटा आप सभी को बात समझ में आ रही है। चलो
अब जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों का शेयर कर देना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, बैच से रिलेटेड या फिर कैसा भी डाउट आपका हो कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लिखना। अगर मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अर्जुन्स हैं, उनका कोई डाउट होता है तो बेटा आप जरूर से टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज करें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ दिया गया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आपका होता है तो आप जरूर से मैसेज करें, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।